मेरा एक सवाल आपसे जोड़ूंगा कि जब हम टीचर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें टीचर की सोच फिक्र होना चाहिए फिर स्टूडेंट की। हाँ, ये बड़ा आपका उम्दा सवाल है। आम तौर पर पैदाइशी टीचर होता है अपना इल्म ट्रांसफ़र करने के लिए, और एक चाहते हैं कि मुझे मुलाजमत मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए। तो जो चाहते हैं कि सिर्फ मुझे जॉब मिल जाए, उनके पास तदरीस सलाहियतें नहीं होती। जो पैदाइशी टीचर होते हैं, जो बाई बर्थ टीचर्स होते हैं, उनके पास नॉलेज को शेयर करना, अपनी नॉलेज को तबादला करना, बच्चों में मुंतकिल करना, ये मौसर तदरीस होती है। सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद टीचर तो बन जाते हैं, लेकिन उनकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होती। उसको मौसर बनाने के लिए ज़रूरत है कि वो ऐसा टीचर बने कि बच्चों को अच्छा। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम.ए. हमीद। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है डाइट और टेट का है। जी हाँ, जो तलबा तालिबात टीचर बनना चाहते हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन के तहत तो वो प्राइमरी टीचर के लिए डाइट लिखते हैं, और दूसरी बात ये है कि टेट के तहत जो टीचर्स बन चुके हैं, बीएड कर चुके हैं या डीएड कर चुके हैं, तो उनके लिए टेट जो ऐसा एग्ज़ाम रखा जाता है जिसमें क्वालिफाई होने के बाद सरकारी मुलाजिमतें हासिल करने के लिए उनके रास्ते आसान हो जाते हैं। तो आज तफसीली बात करेंगे दोनों मौज़ूआत पर। सर, हम पहले आपसे ये गुफ्तगू करेंगे कि और जानेंगे कि डाइट है क्या और किस तरह का काउंसलिंग अब हो रही है, तो उसमें क्या दस्तावेज़ात की ज़रूरत पड़ती है। टीचर्स एजुकेशन में इंटरमीडिएट 10+2 के बाद जो टीचर्स एजुकेशन या टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, वो पहले टीटीसी था, टीचर ट्रेनिंग कोर्स, फिर नाम बदल के कौमी सतह पर डीएड कर दिया गया, डिप्लोमा इन एजुकेशन, और आजकल उसका नाम DELED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया। और गवर्नमेंट के जो इदारे जिनमें डीएड क्लास होती है वो डाइट है, DIET डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जी, तो सर हम इसी के तहत हम बात करेंगे। तो जैसा कि काउंसलिंग की तारीख आ चुकी है, तो काउंसलिंग में ज़रूरी जो दस्तावेज़ात होते हैं वो कौन कौन से होंगे और कैसे रहेंगे। डीएड के लिए जो एग्ज़ाम हुआ उसका नाम था DECET, DEECET, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कॉमन इंट्रेंस टेस्ट। ये एग्ज़ाम लिखने के बाद रैंक लाए हुए उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाना था। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाने के बाद उनको कॉलेजेस की सीट अलाट होती है, रैंक दे दिया गया। रैंक के लिहाज से अलग अलग डाइट में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जारी है, जो 9 जून से लेकर 13 जून तक रियासत भर तेलंगाना में चल रहा है। तो सर, जब हम रैंक की बात करते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि रैंक की बुनियाद पर कहाँ पर उन लोगों को मिल सकता है। हाँ, अब यहाँ पर क्या हो गया, डीएड में उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम। जो मीडियम की बात आ गई, आपको डाइट गवर्नमेंट कॉलेजेस है, हर जगह पर उर्दू मीडियम नहीं है, हर जगह पर सिर्फ तेलुगु मीडियम है, इंग्लिश मीडियम भी नहीं है। तो तलबा एग्ज़ाम ज़रूर लिखते हैं, लेकिन उनको मालूम भी करना चाहिए कि उनको किस डाइट में एडमिशन मिलेगा, किस डाइट में उर्दू मीडियम है, कहाँ पर डाइट में नहीं है तो कहाँ प्राइवेट कॉलेजेस में डीएड है। तो रैंक के लिहाज से आपकी काउंसलिंग होगी, फिर सीट का अलाटमेंट होगा, फिर आपके मार्क्स भी देखे जाएंगे, और इंटरमीडिएट सतह पर आपने किस मीडियम से तालीम हासिल की वो भी आपको देखते हुए डाइट में सीट दी जाएगी। बड़ा अहम मसला है ये कि अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दें तो लैंग्वेजेस की बुनियाद पर या मेथड की बुनियाद पर देखते हैं और मीडियम की बुनियाद पर देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हमारे सामने होते हैं, लेकिन जो बुनियादी मकसद है हमारा, जिस मीडियम में हम करना चाहते हैं, तो उसके कॉलेज कौन से हैं उसका भी इंतखाब करना ज़रूरी है। तो सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि उर्दू मीडियम का एक मसला बनेगा। हाँ, देखिए, जो लोग आसानी से समझ, जैसा कि SDD का जो पोस्ट होता, पहले इतना डिमांड था कि लोग डीएड में एडमिशन के ले लिए, टीटीसी करते उनको DSC आ गया, SDD के ज़्यादा पोस्ट उनको मिल गए, तो कई तलबा डिग्री के बाद भी डीएड किए या टीटीसी करे। अब उर्दू मीडियम के अंदर बहुत कम जगह पर कॉलेजेस हैं। खुद अगर हैदराबाद की बात करेंगे, हैदराबाद का जो डाइट है गवर्नमेंट का, वो अलॉटमेंट मलकाजिरी के पास है और सिर्फ 50 सीटें हैं। और कहीं पर कॉलेजेस भी हैं, लेकिन वहाँ पर लेक्चरर्स नहीं है। कोई रिटायर्ड हो गया तो नया अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। इस तरीके से एडमिशन लेने के बाद भी खुद पढ़ना होता है। तो सर, ये मसला कब हल होगा, जैसे कि फैसिलिटीज़ की बुनियाद पे हम देखें या फैकल्टीज़ की बुनियाद पे देखें।
देखिए ये मसला गवर्नमेंट का है, इसको हम कब हल होगा जवाब दे ही नहीं सकते। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कई जगह पर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा, बरसों से अपॉइंटमेंट नहीं होता। अब लोग समझते हैं कि चलो हमको एडमिशन मिल गया, खुद पढ़ लेंगे, गाइड से पढ़ लेंगे, बुक्स लेके पढ़ लेंगे, सेल्फ स्टडी से वो कोर्स कंप्लीट करते हैं। दाखिला मिलने के बाद उनके नज़दीक कोर्स मुकम्मल करना होता है, डिप्लोमा हासिल करना होता है। फैसिलिटीज़ ना भी हो तो वो अपनी खुद सेल्फ स्टडीज से या अपनी तैयारी से सर्टिफिकेट हासिल करते हैं। बड़ा गहरा जवाब निकल आया है एम हामिद ने, जो हकीकत बयान की है कि उसका मकसद ये है कि अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं या आपका रैंक अच्छा है या किसी कॉलेज में आप दाखिला आपको मिल चुका है, तो लिहाजा आप जो है किसी पे इन्हिसार ना करें, बल्कि उस सब्जेक्ट के बेस पे तैयारी करें, क्योंकि आपको टीचर बनना है, जो आपको मुस्तक़बिल में पढ़ाना है वही आपको इसकी तैयारी करना है। तो सर यहाँ पे पढ़ाने की बात आती है, तो बहैसियत एक टीचर बनने से पहले क्या स्टूडेंट बनना ज़रूरी है? देखिए टीचर भी एक स्टूडेंट होता है जी। और जो पढ़ाया जाता है जिसको हम टीचर ट्रेनिंग, जिसको नाम बदलकर प्रोफेशनल लैंग्वेज में टीचर्स एजुकेशन कहा गया है, डीएड हो, बीएड हो, एमएड हो, ये भी बच्चों पढ़ते हैं पढ़ाने के लिए। यानी टीचिंग लर्निंग मेथड होता है, यानी आप पढ़ना कैसे पढ़ाना। तो टीचिंग लर्निंग मेथड जो है उसमें पढ़ना सीखना, तो सीख कर पढ़ाना है, पढ़कर लोगों को सिखाना है, तो टीचिंग लर्निंग मेथड है। हाँ, अब यहाँ पे मेरा एक सवाल आपसे जोड़ूंगा कि जब हम टीचर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें टीचर की सोच और फिक्र होना चाहिए फिर स्टूडेंट की? हाँ, ये बड़ा आपका उम्दा सवाल है। आम तौर पर पैदाइशी टीचर होता है अपना इल्म ट्रांसफ़र करने के लिए, और एक चाहते हैं कि मुझे मुलाजमत मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए। तो जो चाहते हैं कि सिर्फ मुझे जॉब मिल जाए, उनके पास तदरीसी सलाहियतें नहीं होती। जो पैदाइशी टीचर होते हैं, जो बाई बर्थ टीचर्स होते हैं, उनके पास नॉलेज को शेयर करना, अपनी नॉलेज को तबादला करना, बच्चों में मुंतकिल करना, ये मौसर तदरीस होती है। सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद टीचर तो बन जाते हैं, लेकिन उनकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होती। उसको मौसर बनाने के लिए ज़रूरत है कि वो ऐसा टीचर बने कि बच्चों को अच्छा सिखाए। जी, यकीनन ये जवाब भी आपके लिए बहुत ही बेहतर और कारआमद होगा, क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं, ख़ास तौर पर तदरीसी मामले में आते हैं, तो वहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने मकसद के साथ साथ आप जो है दूसरों तक वो इल्म पहुँचाएँ जो आप जानते हैं, जो आप दूसरों को पहुँचाना चाहते हैं, जो आपका फरीज़ा भी है और हक़ भी है और दूसरों तक पहुँचाने का एक ज़रिया भी है। तो सर हम डाइट की बात करें तो ये बताइए काउंसलिंग के डेट के मुताबिक जो दस्तावेज़ात होते हैं तो कौन कौन से होंगे, क्या ज़रूरी होना चाहिए इसमें? सर्टिफिकेट जिसको हम काउंसलिंग में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, तस्दीक या तरक्की कहते हैं, उनमें एकेडमिक सर्टिफिकेट, स्कूल का बोनाफाइड यानी स्टडी सर्टिफिकेट, 10th क्लास का मीमो जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, इंटरमीडिएट का मीमो जो आपका क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम होता है, इंटर का बोनाफाइड, इंटर की टीसी, डाइट का रैंक कार्ड, ये बेसिक है। जी, और इनकम सर्टिफिकेट? इनकम सर्टिफिकेट अगर लगाते हैं तो काम आएगा, बीसी सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको रिजर्वेशन में काम में आएगा, और दूसरी चीज़ें जो है आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में होगी। तो सर ये बताइए कि जब तदरीसी मामला आता है तो बहुत सारे बच्चे इसमें ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं, बहुत सारे जो है क्वालिफाई भी हो जाते हैं, तो उनका मकसद और मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए इस बार एग्ज़ाम में अगर 50 सीटें हैं, 200 बच्चे अप्लाई करते हैं तो टॉप को सीट मिलती है। रैंक की सीट अलग होती है। बाज़ दफ़ा रैंक लाकर भी वो करना नहीं चाहते हैं, तो वो ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, काउंसलिंग का तरीका है, उसके लिहाज से आपको दाखिला हासिल करना है। तो सर जब हम इस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखते हैं तो हमारा मकसद है टीचर बनना, तो आप जो मौक़े ना निकलें तो हमारे कोई दूसरे रास्ते कौन से निकलते हैं? देखिए प्राइवेट स्कूल में टीचर बनने के लिए डीएड होना ज़रूरी नहीं है। बस ऐसे टीचर रहते हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं रहता, लेकिन उनकी तदरीस बहुत मुअस्सिर होती है, वेरी इफेक्टिव टीचर। और जिनके पास पूरा डिग्रियां होते हैं लेकिन वो लोग अपनी अच्छी तदरीस नहीं दे पाते। तो एक हो गया प्रोफेशनल टीचर जो डिग्री रखा रहता है, एक टीचर होता है वर्किंग टीचर जिनके पास सलाहियत होती है। यहाँ पे भी दो मामले सामने आए हैं कि अगर आपके अंदर सलाहियतें हैं, काबिलियत है, जहानत है और आप मौसर तदरीस से भी वाबस्ता हैं, तो फिर वो आपके लिए रास्ते आसान भी होंगे। अगर सनद आपके साथ रही तो वो सोने पे सुहागा हो सकता है। तो सर अब हम इसी मामले को देखें तो प्राइवेट टीचर्स की जो वैल्यू होती है, ख़ास तौर पर आज के हर जगह जो है प्राइवेट स्कूल्स हो रहे हैं, तो डीएड करने वालों के लिए रास्ते कैसे निकल सकते हैं? प्राइवेट स्कूल में टेट, डीएड, बीएड
आपको ट्रेन टीचर कहलाते हैं। जी। जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है, डीएड किया, वो ट्रेन टीचर हो गया। जी। जिन्होंने बीएड हासिल किया वो ट्रेन टीचर हो गया। टीजीटी ट्रेन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जी। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर। जी। और अगर कोई सिर्फ बीए है या एमए है, जी। वो डीएड या बीएड ना किया हो तो अनट्रेन टीचर। अच्छा। तो टीचर के अंदर आपको प्राइवेट सेक्टर में ट्रेन्ड टीचर्स, अनट्रेन टीचर्स, जी। उन्होंने ट्रेनिंग हासिल नहीं की लेकिन पढ़ा रहे हैं। जी। तो वहाँ पर प्राइवेट में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास डिग्री है, जॉब मिल गया, पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके पास ट्रेनिंग नहीं रहती। ये ट्रेनिंग उनके लिए ट्रेन टीचर बनाती है। जी। तो सर ये बताइए कि अगर हम डीएड कर चुके हैं या कर रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास कौन कौन से क्लासेस के लिए हम पढ़ा सकते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर में जो दर्जाबंदी की गई है, प्राइमरी टीचर्स के लिए डीएड है, डिप्लोमा इन एजुकेशन। जी। हाई स्कूल टीचर, जिसको गवर्नमेंट टीचर्स में एसए पोस्ट कहा जाता है, स्कूल असिस्टेंट, वहाँ पर है बीएड। और यही जो है एमए के बाद अगर कोई बीएड करेंगे तो वहाँ पर होता है पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में टीजीटी पीजीटी होता है, स्टेट गवर्नमेंट में एसजीटी और एसए होता है, और लैंग्वेज पंडित होता है, और फिजिकल टीचर का होता है पीईटी। जी। तो सर अब हम अहम मसले पे आते हैं, जैसे कि एक टीचर बनने के लिए हमें पढ़ाई करना ज़रूरी है, तो उसी तरह हम जब स्कूल में अपॉइंट होते हैं या फिर बच्चों से हमारा तालमेल होता है तो वहाँ नफ्सियात किस तरह हायल बनते हैं? ट्रेन टीचर जो होता है, ट्रेन टीचर को ये नफ्सियात पढ़ाते हैं। जी। चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे की नफ्सियात और बच्चों की नशोनुमा। क्योंकि उनको स्कूल में जिन बच्चों को पढ़ाया जाता है उनका फिजिकल ग्रोथ नहीं होता। फर्स्ट के बच्चा अलग रहता, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, 10th तक जब जाएंगे हर एक का मेंटल लेवल अलग, फिजिकल लेवल अलग। इसीलिए उनको पढ़ाते हैं बच्चों की नफ्सियात, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट। साथ ही टीचिंग को मौसर करने के लिए पढ़ाते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, तालीमी नफ्सियात। जी। लेक्चरर के लिए ज़रूरी नहीं है, प्रोफेसर के ज़रूरी नहीं है, स्कूल टीचर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उनको बच्चे की नफ्सियात से वाकिफ़ होंगी। तो बच्चा शरारत क्यों करता है, बच्चा दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा है, एक ट्रेन टीचर जानता है। तो ट्रेन टीचर में ट्रेनिंग में ये लाजमी मज़ामीन है। चाइल्ड डेवलपमेंट टेट में भी वही है, बच्चे की नशोनुमा, चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चों की नफ्सियात, एजुकेशन फ़िलासफ़ी, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये ट्रेनिंग के लाजमी मज़ामीन हैं। यकीनन ये बात आपके लिए बहुत ही अहम और मौसर है कि अगर आप किसी शोबे से वाबस्ता हो रहे हैं, जैसे कि ख़ास तौर पर तदरीस से भी शोबे से वाबस्ता हो रहे हैं, तो जब उसमें चाहिए कि वो नफ्सियात से पूरी तरह वाकिफ़ हो जाएं, बच्चों की हरकत और सकनात क्या होती हैं, किस तरह की जहनीत रखते हैं, किस तरह के माहौल में वो रहते हैं, किस तरह की वो शरारतें करते हैं, किस तरह की वो बातें करते हैं, किस तरह वो स्कूल आते हैं, किस तरह वो रहन सहन में रहते हैं, किस तरह वो बातचीत करते हैं, किस तरह से तालमेल रखते हैं, असातिज़ा से वो किसी बात करते हैं, स्कूल के साथियों के साथ कैसी बात करते हैं, और किस माहौल में वो रह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का आप पर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर ही आप उसको उससे जो है तदरीस दे सकते हैं, उससे जो है एक काबिल बना सकते हैं, उसकी जहानत को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत बड़ा अहम पहलू है जिसका आप खुलासा भी कर सकते हैं, बल्कि उसका अहाता भी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो सर हम जब नफ्सियात की बात करते हैं तो टीचर और स्टूडेंट का जो तालमेल होता है, जो रिश्ता होता है, वो बहुत अहम माना जाता है। चूँकि बच्चे की मुस्तकबिल कहीं और नहीं बल्कि कमरे जमात में बनता है, इसीलिए क्लासरूम को नेचर्स बिल्डर कहा, टीचर्स को नेशन बिल्डर कहता है। वो कौम को तैयार करते हैं, कौम के मेहमान होते हैं। तो टीचर्स जब स्कूल में पढ़ता है तो वो बच्चों का दूसरा बाप यानी सेकंड पेरेंट होता है। तो बच्चों की बात, आपने टीचर से रिश्ते की बात कही, तो एक उस्ताद में और एक टीचर में वही रिश्ता होता है जो सरपरस्ती में होता है, वालिदैन में होता है। इसीलिए वो अपने के बाद अपना बच्चा समझकर उसको तैयार करता है, उसके मुस्तकबिल को बनाता है और उसकी सही तरबियत करता है। तालीम और तरबियत दोनों को तैयार करने का नाम उस्ताद होता है। सर इसी की बुनियाद पर डाइट लिखने वाले या डाइट में एडमिशन लेने वाले और कोर्स करने वालों के लिए आपके मशवरा क्या है? अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, 10th के बाद 12th करने के फौरी बाद डाइट करेंगे, डीएड में जाएंगे, डीसेट लिखेंगे, डिप्लोमा कोर्स करेंगे, तो यकीनी तौर पर आप ट्रेन टीचर बनकर प्राइमरी सतह पर 1st से 5th तक बआसानी गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर सकते हैं कि प्राइवेट में भी आपको एक ट्रेन टीचर की हैसियत से जॉब मिलता है।
तो नाज़रीन, हम डाइट की ज़रूरत पे बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे टेट के ताल्लुक से। टेट का एग्ज़ाम जो है रखा जा रहा है, ख़ास तौर पर उसमें बहुत सारे बच्चों जो है अपना मुस्तक़बिल संवारने के लिए, ख़ास तौर पर बीएड कर चुके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रास्ते निकलते हैं, और वो क्वालिफाई होने के बाद लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहती है। उसके लिए हम बात करेंगे एमएमई से। सर ये बताइए कि टेट इस बार जो है क्या रुझान पैदा कर सकता है? टेट एक अरसे के बाद बंद हो चुका था। 2010 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने टीचर ट्रेनिंग किए हुए तलबा डीएड और बीएड के लिए एक नया इम्तिहान को रोशनास किया, जिसका नाम टीईटी टेट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो अहलियत इम्तिहान है। जैसे कौमी सतह पर यूजीसी के तहत लेक्चरशिप के लिए, लेक्चरर बनने के लिए नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे यहाँ पर टीचर बनने के लिए टेट लगाया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी फैकल्टी के लिए फेट लगाया गया। टेट जो है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, फेट फैकल्टी एलिजिबिलिटी टेस्ट है जी, और पीईटी प्रिंसिपल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आया वो अहलियत है, यानी आप ट्रेन कर लिए हैं, अब आप टीचर बनने के अहल हैं। और टेट पास करने के बाद डीएससी में आपको ना सिर्फ अहलियत होती है बल्कि वेटेज भी आता है। तो सर ये बताइए कि टेट इस तरह का रखा जा रहा है तो अब सीबीटी कर दिया गया है, तो सीबीटी से जो मसाइल पैदा नहीं होंगे? देखिए, हर एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस हो रहा है। जी हाँ, पेन पेपर पेपरलेस की तरह से आप वही सवाल है वही जवाब है, यहाँ पढ़ के आपको टिक करना था, वही सवाल को वहाँ पढ़ के क्लिक करना है। जी, फ़र्क यही है, क्वेश्चन पेपर पर नहीं आ रहा, मल्टीपल चॉइस है, पैटर्न वही है, सवाल सिर्फ स्क्रीन पर आ रहा, स्क्रीन पर आपको क्लिक करना है। आप उसकी प्रैक्टिस करिए, वही आएगा। सीबीटी और पीपीटी में कोई डिफरेंस नहीं है। पेपर के क्वेश्चन जो सवालात जो पर्चे पर थे वही सवालात स्क्रीन पर आते हैं। सर यहाँ पर टिक मार्क करना था, वहाँ पर क्लिक करना है। तो ये जो नया तब्दीली है, तो अब ये मुस्तकबिल में ऐसे ही रहेंगे, तो फिर उनकी तैयारी के लिए जो ख़ास तौर पर जो वक्त दिया जाता है वो कैसे रहना चाहिए? क्या उसके लिए कोई मेथड है? हाँ, तालिब इल्म जब तालीम हासिल करता है, कोचिंग हासिल करता है, ट्रेनिंग लेता है, तो वो अपने इम्तिहानात की तैयारी भी करें। जैसे वो पेपर पे प्रैक्टिस करता था, वो कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करें। बात सुलभा ख़ास तौर पे हमने एमसेट में देखा कि बच्चे जो है इतना इजी लेकर 2 साल पढ़ते हैं, लेकिन वो 3 घंटे की प्रैक्टिस नहीं करते। आपका टेट का पेपर था, 100 सवालात के थे। टेट में बड़ा मुश्किल ये है कि 150 सवाल में बीसीई के लिए 50% यानी 75 लाना है, और ओसी के लिए 60% यानी 90 लाना है। तो टेट में क्वालिफाइंग मार्क्स का परसेंटेज ज़्यादा है, जबकि एकेडमिक एग्ज़ाम में 35 पर पास है, एमसेट वगैरह में 23 पर पास है, यहाँ पर 50 और 60 है। जी सर, ईजी, बिजी और लेज़ी होने में क्या फ़र्क है? नहीं, एक तालिब इल्म क्या है, अब अपने आप को अगर बहाना तलाश करता है तो वो लेजी होता है। हाँ, लेजी हर चीज़ का बहाना ढूंढते रहता। क्या बोलूँ, बारिश ना होने से पहले अबर को देख के बोलता कि बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, तो ये लेजीनेस रहता, वो बहाना बाज रहता। वरना उसको चाहिए कि अगर वो अच्छा पढ़ता है तो पूरी यकसुई के साथ प्रीवियस पेपर को देखेंगे तो यकीनी तौर पर कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। यकीनन अगर आपका मकसद आया है, आप कुछ बनना चाहते हैं, तो वो अपने मकसद के तहत जो है रोबे अमल आएँ, बल्कि ऐसे रास्ते इख्तियार करें जहाँ पे आपकी मंजिल आपको साफ नज़र आती हो। तो सर हम टेट की बात कर रहे हैं, तो मेथड वाइज बताइए कि कौन से मेथड के लिए साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट है? टेट में पेपर 1 डीएड के लिए है, पेपर 2 बीएड के लिए है, पेपर 2 में सोशल स्टडीज़ है और मैथमेटिक्स एंड साइंसेस है। तो पेपर 2 डीएड पर हाई स्कूल का रहता है 8 से 10 तक, और पेपर 1 फर्स्ट से 8 7 तक रहता प्राइमरी स्कूल का। तो सर सवालात की बुनियाद पे हम देखें तो वो लास्ट ईयर जो सवालनामा रखा गया था, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ है और बहुत सारे बच्चों ने मतलब परेशान भी हुए इसमें। सवाल को समझने की प्रैक्टिस करना, इसीलिए एक तरफ एमसीक्यू है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो एक तरफ पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सवाल की नोयत समझ में आ गई, अगर सोयत समझ में आ गई, पैटर्न समझ में आया तो आपका सवाल पर आसान हो जाएगा। वरना पहली बार जाएंगे तो आपको सवाल मुश्किल होंगी, सवाल को समझने में टाइम चला जाएगा। तो सर सवाल को समझने के लिए क्या हमें इख्तियार करना चाहिए, और रास्ता या तरीक़ा बताया ना। प्रीवियस पेपर्स की प्रैक्टिस आपको आधा तैयार कर देती है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़्यादा तैयार कर देती है। खाली बुक्स को पढ़ ले रहे हैं, स्टडी कर ले रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न से वाकिफ नहीं है तो आपको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है।
तो इसी तरह तनाजुर में हम देखें तो सर हमें ये मालूम होता है कि साइंस और मैथमेटिक्स का जब सवालनामा हमारे सामने आता है तो बहुत सारे बच्चों के सवालात सामने आते हैं कि ये हमारे मेथड में नहीं था, लेकिन इस तरह के सवालात हमसे दिए गए हैं, इसमें हम जो है क्वालिफाई होना मुश्किल है। हाँ, जब से टेट आया है ये बड़ा अहम सवाल रहा। BSc वालों को मैथ्स आ गया, जी हाँ, मैथ्स वालों को जोलॉजी आ गई। जी गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइमरी टीचर के साथ साथ हाई स्कूल टीचर मैथ्स का है तो साइंस से वाकिफ हो, साइंस का है तो मैथ्स से वाकिफ हो। वो दुश्वारी आ रही है साइंस वालों की मैथ्स की, मैथ्स वालों को साइंस में। लेकिन हाई स्कूल की पढ़ना के ना इंटरमीडिएट की है ना डिग्री की है, तो वो अगर हाई स्कूल की तैयारी करेंगे जो पढ़ चुके हैं तो आसानी हो जाएगी। तो सर इस तरह के मसाइल जब सामने आते हैं तो कोई रास्ता भी निकल आता है? नहीं, हुकूमत बना दी है पॉलिसी, अब कोई रास्ता नहीं है, आपको वही रास्ता अपना ही करना है जो हुकूमत ने बना दिया है। जी, तो साइंस और मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए मसला है कि वो मसले के हल खुद तलाश करें, बल्कि जो सवालनामा आता है उसे हल करने का आपका मकसद है, बल्कि ये नहीं कि सवालनामा किस तरह बनाया जा रहा है, किस तरह के सवालात आपके सामने रखे जा रहे हैं, किस तरह का इंतखाब आपको करना है, ये बड़ा मसला नहीं है, बल्कि सही जवाब का इंतखाब करें, वही आपकी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाता है। तो सर अब हम ये देखते हैं कि जब इस तरह के मौके निकल आते हैं तो मुलाजिमतों के सिलसिले वैसे ही रहेंगे जैसे इंतखाब होता है। देखिए, टेट, D.Ed और B.Ed का करने का इम्तिहान मकसद यही होता है कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, गवर्नमेंट टीचर बने, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएं। अब रही बात एग्ज़ाम्स की, एकेडमिक एग्ज़ाम जो होता है वो SSC इंटर डिग्री का है, B.Ed भी एकेडमिक में आ गया। बाद में दूसरा एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट का होता है, DSC टीचर्स रिक्रूटमेंट टेस्ट है। टीचर्स के अपॉइंटमेंट के लिए वैकेंसी निकालना, नोटिफिकेशन आना। जी हाँ। तो आपका मकसद गवर्नमेंट जॉब के हासिल करना है, तो ज़रूरी नहीं है एकेडमिक कैलेंडर की तरह के हर साल वैकेंसी निकले। तो आप जब ट्रेनिंग किए हैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए गवर्नमेंट की जब वैकेंसी निकलेगी वो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है जो अहम मुसाबकती इम्तिहान है जहाँ बहुत ज़्यादा मुकाबला होता है। तो सर गुज़िश्ता 10 साल के तनाजुर में हम देखें तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल जो है बंद हो चुके हैं, जिसमें तादाद कम हो गई, या कोविड का भी एक दौर चला है, तो अब मुलाजिमतें निकलेंगे तो क्या इनके पास वो एज रहेगी? देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूल्स दिन ब दिन बंद होते जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए वैकेंसीज भी कम आ रही हैं। अब जाके देखेंगे अगर आप तनासुब पे तो आपकी उम्र भी चला जाएगी। इसीलिए आप गवर्नमेंट पर इन्हिसार ना करते हुए टीचिंग में जाना है तो अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाएं। अच्छे से अच्छे बड़े बड़े स्कूल भी है जहाँ की सैलरी भी खातिर खा है, तो लिहाजा आप प्राइवेट जॉब करते हुए गवर्नमेंट की जॉब की कोशिश करें। गवर्नमेंट की जॉब हर साल नहीं आते, पिछले 10 साल में सिर्फ 1 या 2 ही DSC हुए। जी हाँ, बड़ा अहम मसला है। मसले का हल भी यही है कि अगर आपको मुलाजिमतें मिलना है तो वो मिल जाएगी, क्योंकि जो दायरे में आप आते हैं तो वो मुलाजिमतें भी आपके लिए हिस्से का ज़िंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन जब उम्र आपकी गुजर जा रही है तो उससे बेहतर है कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें जहाँ पे आप सरकारी मुलाजिमतों के बजाय प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर अपनी मुलाजिमत कर सकते हैं, अपना पेशा में जो तदरीसी आपके जो इक़दामात है वो पूरे कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सर टेट के लिए आपके अहम मशवरे क्या हैं? टेट एग्ज़ाम के लिए सबसे पहला मशवरा ये है कि आप ज़्यादा निशाना की तैयारी करें। आमतौर पर मिनिमम मार्क्स की वजह से फेल हो रहे हैं। जी हाँ। 75 लाना है, 69 70 ला के फेल हो रहे हैं। आप देखिए मिनिमम मार्क्स क्या है। मिनिमम मार्क्स BC को 75 है, OC को 90 है। तो मिनिमम मार्क्स पास करेंगे तभी हो जाएगा, वरना 1 टेट दिए 2 टेट दिए। तो लिहाजा आप ये कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाना है, 150 में कैसे 100 क्रॉस करना है। ये प्लान आपको यकीनी तौर पर टेट में कामयाबी का साबित बनेगा। और ये टेट के 20 मार्क्स जब DSC होगा तब काम में आएंगे। ये नहीं कि जब पास होने के लिए पढ़ेंगे तो कामयाबी मुश्किल हो जाएगी। तो सर इसमें वेटेज भी रखा जाएगा? हाँ, वेटेज DSC में है। अच्छा, 20 मार्क्स। जी, तो नाज़रीन आज के इस मौजू पे हमने बहुत सारे सवालात किए जिसमें जवाबात भी निकल आए। आपके लिए रास्ते को हमवार भी करते हैं, बल्कि आसान भी करते हैं, आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। बल्कि आपको सरकारी मुलाज़मतें हासिल करना है तो जो आपकी हद उम्र है उसके दायरे में आप आते हैं तो वो कोशिश करें, नाउमीद ना हो बल्कि आगे बढ़ें। इसी को ही कोशिश कहते हैं, बल्कि ऐसा रास्ता इख्तियार करें जो आपके लिए आसान हो। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत गाइस। अल्लाह हाफिज़।